हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। जीएस का सेशन चल रहा है, वन लाइनर है, स्पीडी आधारित करा रहे हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी के कितने भी एग्जाम में हुए उसमें पूछे गए। तो खासकर आरआरबी वाले या एलपी टेक्नीशियन वाले इसको ध्यान से देखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको कर लेते हो तो मतलब एक तरीके से समझो तुम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीएस के सेशन तो कंफर्मली देख चुके हो, ठीक है। तो सेशन बाबू देखा करो और पसंद आए पर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो चैनल को। सेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सुबह वाली एक वीडियो आती है, ठीक है, जिसमें निमे के क्वेश्चन सारे करा रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, आईटीआई वाले, वो उसको देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं, अपने कंपटीशन को नया आयाम दे सकते हैं, ठीक है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। यानी कौन सी ऐसी रुधिर कोशिकाएं हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता अधिक पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लसीकाणु बोलते हैं, लिम्फोसाइट इंग्लिश में लिम्फोसाइट, हिंदी में लसीकाणु, ठीक है। एक होता है WBC, वाइट ब्लड कार्पोसेल। ये भी क्या करता है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो WBC भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिम्फोसाइट नहीं दिया होता तो WBC ही दिया होता है। चलो अगला देखते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं यानी RBC कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है, तो लगभग 120 दिन होती है, ठीक है। यानी एक सेल जो खून RBC का होता है वो 120 दिन तक चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तो सिरा ही होता है, सिरा होता है, एक धमनी होती है। सिरा क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को ले जाता है, प्योर करने के बाद फिर वो क्या करता है, धमनी द्वारा सभी बॉडी में पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मतलब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसको बोलते हैं सर फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं, फुसफुस धमनी बोला जाता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कृत्रिम गुर्दा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम गुर्दा जो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसको अपोहन कहते हैं, ठीक है। अपोहन कहते हैं। कृत्रिम गुर्दा मतलब आर्टिफिशियल किडनी की बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जो किडनी होती है, इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम चाहें तो कृत्रिम गुर्दा बना सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल का टक्कर तो नहीं देगा मगर हाँ काम चला सकता है, ठीक है ना। चलो अगला, एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा या उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो रंग है वो किसके आधार पे आश्रित, किसके आधार पे ही आँखों का रंग पड़ता है। जैसे बोलते हैं इसका आँख नीला है, इसका काला है, इसका भूरा है, तो किसके आधार पे पड़ता है, तो इसको बोलते हैं सर परितारिका। परितारिका के आधार पे क्या होता है, हमारे आँखों का जो कलर होता है वो चेंज होता है, ठीक है। पूरी आँख का नहीं होता, केवल पुतली का होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना। तो किसके सहायता से, परितारिका के सहायता से, सही है। चलो अगला, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है, ठीक है। तो इसको कौन सा बोलते हैं, जैसे आँख में धूल चली जाए तो क्या होता है, सूजकर लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है या फूल जाता है, ठीक है। तो कौन सा हिस्सा होता है, तो इसको बोलते हैं सर नेत्र श्लेष्मा, ठीक है। नेत्र श्लेष्मा बोला जाता है और इसको हिंदी में क्या बोलता है, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस देखियो, एक होता है जब आँख एकदम पूरी तरीके से लाल हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, ठीक है। तो जो सफ़ेद वाला पुतला होता है वो पूरी लाल हो जाती है, ठीक है। तो काली होती है बीच में सेंटर, उसके अगल बगल सफ़ेद होती है और वही क्या हो जाती है, पूरी लाल हो जाती है। तो यही जो हमारी होती है धुल जाने पे क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। अगला,
बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? यानी महिलाओं, यानी जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। तो जब दूध पीते हैं तो कैसे पता चलता है कि मतलब दूध पी रहा है, वहाँ पे मतलब उसमें क्या बोलते हैं, मिल्क की आवश्यकता है। तो किसके द्वारा पता चलता है? एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, उसके द्वारा ही ये चीज़ पता लगता है हमारी बॉडी को, ठीक है, या फीमेल बॉडी को पता लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ठीक है, तो इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। निषेचन मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल के एग आके एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे एक तरीके से कहें तो बेबी बॉर्न का निर्माण स्टार्ट होता है, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नली। यहीं पे हमारी सारी काम स्टार्ट होता है, ठीक है। मेल फीमेल एग आके मिलते हैं, सही है ना। चलो अगला, कृत्रिम वीर्य सचेतन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? ठीक है, जैसे अब चला कि जैसे आप लोग को एज बढ़ रही है, आपको शादी नहीं करना है, तब को क्या करना लेना चाहिए? स्पर्म फ्रीजिंग करा लेना चाहिए, ठीक है। स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है? फिर बाद में क्योंकि अभी आपका जो स्पर्म है वो हेल्दी है, बाद में हो सकता है हेल्दी न रहे, तो उसको क्या कर सकते हैं हम? फ्रीजिंग करा सकते हैं। उसको फ्रीजिंग कराने के लिए कहाँ पे उसको रखा जाता है? उसको द्रव नाइट्रोजन में, और बाद में जब शादी हो जाती है तो उसी स्पर्म का प्रयोग करके आप फीमेल फोर्टिसाइड में या फिर फ्लोपियन ट्यूब यानी सिंचन वाले में डालकर उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो द्रव नाइट्रोजन में ही डालते हैं क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ठंडा होता है। चलो अगला, अरंडी के बीज को कौन सा भाग तेल देता है? ठीक है, तो अरंडी का तेल निकलता है, सबको पता है। तो कौन सा भाग है जो इसमें से तेल निकलता है? तो उसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म से क्या निकलता है? वो तेल निकलता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ठीक है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना क्यों आसान लगता है? तो देखो लिखा है क्योंकि सर समुद्र पानी में नमक होता है, ठीक है। नमक होने के कारण क्या होता है? समुद्र का घनत्व और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो समुद्र जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो क्या करता है? उससे कम घनत्व वाली वस्तु को ऊपर तैराता है, तो समुद्र का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी तैरने लगती है, ठीक है। और वही अगर नदी में जाएंगे तो हम उतने ही वेट पे हल्का डूबा डूबा महसूस करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हमारा नमक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला, इसी तरह इसको घुमा के कुछ इस तरह पूछता है कि जो नाव होती है समुद्र में आसानी से चल लेती है, मगर नाव नदी में थोड़ी डूबी हुई प्रतीत होती है, तो यही कारण है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जिसको बोलते हैं सर रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी जब प्रकाश एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो हमको प्रकाश मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यानी हल्के माध्यम से डेंस यानी घन माध्यम में जाता है तो हमको प्रकाश मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और वो कैसे होती है? जैसे मान लो ये प्रकाश आई, ये है, इसके नीचे पानी है और ये हवा है, एयर है, तो जब प्रकाश ऐसे आई तो किसकी तरफ घूमी प्रतीत होती है? हल्का सा न्यूट्रल की तरफ, ठीक है। यानी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके तरफ झुकी हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब सर दूसरे माध्यम में जाने में, घन माध्यम में जाने में स्पीड की वेग कम हो जाती है, जिसके कारण वो झुका हुआ प्रतीत होने लगता है, ठीक है, और पास में ही गिर जाता है, तो इसको अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं हिंदी में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है? ठीक है, तो अब ये देखो, जब ये सौर पृष्ठ पे 6000 है, एक्चुअली 6000 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट मत मार के चले आना क्योंकि ऑप्शन फ़ारेनहाइट भी रहेगा, तो बस 6000 देखें, मार दिए 6000 डिग्री सेल्सियस। अब ये सोचो जब ताप सरफेस पे इतना है तो मतलब क्रोड में कितना होगा? क्रोड में तो और भी ज़्यादा होगा उसके गर्भ में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य मतलब जो हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम कितना सुन सकते हैं सर जी? हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगों को क्या बोलते हैं? इंफ्रा
सोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। और 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इसके ना ऊपर सुन सकते हैं ना नीचे सुन सकते हैं। ठीक है, इसके 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर वाले पे क्या बोलते हैं? सोनार वोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो समुद्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला देखो, आर्किमिडीज का नियम सिद्धांत किसका है? तो आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था प्लवन का। प्लवन मतलब समझते हो? प्लवन मतलब जैसे पानी में रखे, ये पानी है, इसके ऊपर सुई रखे या ग्लास रखे या कोई भारी चीज़ रखे तो कौन डूबेगा कौन नहीं डूबेगा, ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उन्होंने ये कहा था कि जितना भार होता है द्रव्यमान वस्तु का, उतना ही पानी क्या होता है? ऊपर की ओर आता है। अगर ये 3 किलो का भार है तो पानी 3 किलो के बराबर ही क्या होता है? ऊपर आता है। ठीक है, मतलब उसके जो स्तर है वो पानी का बढ़ जाता है बर्तन में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। इसको किसने दिया था? इसको आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज को बोलते हैं अब प्लवन का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं बायांस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बायांस फोर्स। और ये भी कहा गया था कि बल जितना पानी पे बल लगाता है उतना ही जितना वस्तु पानी पे बल लगाता है उतना ही पानी जो होता है वस्तु पे बल लगाता है ऊपर की ओर। ठीक है, बायांस फोर्स हमेशा ऊपर की ओर काम करता है, ग्रेविटी के जस्ट उल्टा, यानी गुरुत्व के जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। क्वेश्चन देखे होंगे, करने का तरीका उसको सारी चीज़ को डिराइव करके मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके किया जा रहा है। ठीक है, तो सेशन पसंद आए बाबू तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।